बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हमारे पास टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। और बच्चे इसके लिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ डिस्कस बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट वन वी डिफाइन एज, बच्चे आपके पास है कोवलेंट मॉलिक्यूल, लाइक मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है CH4। इट हैज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चे आपको किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो इसे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक वी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break all covalent bonds, all the covalent bonds in 1 mole of molecule, in 1 mole of molecule, that is called bond energy. अगर bond enthalpy की बात करें then we say at constant pressure, at constant pressure this bond energy is called bond enthalpy. तो मैं फिर रिपीट करूंगा, आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल, तो आपको इसके सारे कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. If we write water molecule, so we have to break the covalent bonds between water molecules, and all the covalent bonds we have to break. That is the bond energy or bond enthalpy. And also we say the strength of bond, the strength of covalent bond or bond is measured by bond energy. जितना आपकी बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होगी, हाई होगी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. दैट्स द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो वी से बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. अगर आपको पता लगाना है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो आप बॉन्ड एनर्जी से पता कर सकते हैं. हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवलेंट बॉन्ड. इट्स यूनिट्स आर किलो जॉल्स पर मोल. ये बच्चे आप मेजर करते हैं इन किलो जॉल्स पर मोल. हम बच्चे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. वी हैव C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड में एक कोवलेंट बॉन्ड है, देयर इज ओनली सिग्मा बॉन्ड. In double bond there is sigma bond, and in addition to sigma bond pi bond is present, and here there is one sigma and 2 pi bond. It means this bond strength and bond energy is less as compared to double bond which is less than triple bond, and the bond energy values for single bond is 348 kilojoules per mole. For double bond its value is 614 kilojoules per mole, and for triple bond the value is 839 kilojoules per mole. This data suggested that single bond is weaker than double which is weaker than triple. अगर आपकी दोनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होते, that value should be 348 for one bond and 348 for double bond, means second covalent bond. This value should be 696 kilojoules per mole. आप चेक करना, the value is only 614. It means the second bond of double bond is not as strong as sigma bond. And for triple bond the value should be 348 multiplied by 3 because there are 3 covalent bonds. The value comes out to be 1044 kilojoules per mole. तो आप चेक करना, from this all data it is concluded that sigma bond is stronger than pi bond. अगर आपके दोनों बॉन्ड एक स्ट्रेंथ के होते, दैट बॉन्ड एनर्जी शुड बी 696 नॉट 614, बट एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी is 614. इट मींस द पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा. दैट्स द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. नाउ वी डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, बच्चे हम वो बात कर लेते हैं. तो देयर आर जनरली 4 फैक्टर्स. नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स मींस जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी.
सेकेंड केस, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अगर आपके एक एटम का साइज स्मॉल है तो उसके बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। थर्ड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड स्मॉल होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन। And the last factor is bond order, means number of bond formed between the atom. तो greater the bond order, greater will be the bond energy. तो अगर ये बात आपके जहन में होंगी तो आपको इसको समझने में काफी आसानी होगी. Now we discuss all the factors one by one. Electronegativity of bonded atoms, that is directly proportional to bond energy. For example, in case of hydrogen halides or halogen acid, HF bond, HCl bond, HBr bond and HI bond. Here fluorine is the most electronegative element, then chlorine, bromine and iodine. As we know that top to bottom electronegativity decreases in periodic table. It means fluorine is the most electronegative, and the experimental values of bond energy of HF is 567 kilojoules per mole. For HCl the value is 431. For HBr the value is 366 kilojoules per mole, and for HI the bond energy is 299 kilojoules per mole. Due to strong electronegativity of fluorine, the electronegativity difference between hydrogen and fluorine is very large, so its bond energy should be greater than HCl, then HBr, and the least electronegative value for iodine and the least electronegativity difference for HI. That's why the highest bond energy is for HF in all the halogen acids. Now we discuss the size of atom. It is inversely proportional to bond energy. Like the bond energy in HH molecule and bond energy of Cl molecule, means 2H atom, there is a sigma bond, single bond is there, and both are same atom. Their electronegativity difference is 0 as well in both these cases. But due to small size of hydrogen, its attraction between the two atoms, the bond become very strong, and the experimental values for HH is 436 kilojoules per mole, and for Cl, the bond energy is 242 kilojoules per mole. It means due to small size of hydrogen as compared to chlorine, the bond energy of HH should be greater. That is, ये बच्चे आपके experimental values हैं, and that suggested that smaller the size of atom, higher will be the bond energy and stronger will be the bond strength. यही बच्चा एक और बात भी कर सकते हैं, that is your bond length. In case of bond length of HH is small, so its bond energy should be greater. So we have the same reasons for bond length and the size of atom. In case of bond order, we discuss about the fourth factor, bond order directly proportional to bond energy and bond strength as well. अच्छा, मैंने डिस्कस किया था सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, which is less as compared to triple bond. Greater the number of bond, higher will be the bond order. So greater the bond order, higher will be the bond energy of covalent molecules. Now we discuss bond length. It is defined as the distance between the nuclei of atoms joined by a covalent bond. But जब आप कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो between two atoms, now we know that this bond is vibrating to and fro, so distance between two atoms and bond length is not fixed due to vibrational motion of covalent bond. So we say as the distance between bonded atoms is not constant. Know that bonds are always in vibration motion, so distance between the bonded atom is not constant due to vibrational motion.
vibrational motion of covalent bond. ये बच्चा आपका HCl एटम इस साइड मूव कर रहा होगा वाइब्रेशनल मोशन में, एंड दिस H मूव्स हियर एज वेल, सो दे आर मूविंग फ्रॉम द बॉन्ड टू एंड फ्रो. ये इधर ही मूव कर रहा होगा, फिर कंप्रेस एंड स्ट्रेच. दैट्स व्हाई दिस इज डिफिकल्ट टू मेजर द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनी मॉलिक्यूल. सो वी आल्सो डिफाइंड एज इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस when the maximum possible overlap of concerned atomic orbital take place. We know that bond is formed inside the orbitals. तो जब आपके ऑर्बिटल मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप कर चुके हों बिटवीन द एटम्स, then that distance is called bond length. This distance is measured by different techniques. Number 1, X-ray diffraction. Number 2, neutron diffraction. And number 3, microwave spectroscopy. तो अच्छा, आपको जब भी बॉन्ड लेंथ फाइंड करना है तो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू फाइंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 एटम्स इन कोवलेंट मॉलिक्यूल. तो ये बच्चा आपको एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है, फ्रॉम विच मेथड यू आर गोइंग टू मेजर द बॉन्ड लेंथ. तो ये बच्चा आपके 3 बड़े फेमस मेथड. एंड द यूनिट्स ऑफ बॉन्ड लेंथ दैट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और इन पिकोमीटर एज वेल. 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meters. And picometer is 10 power minus 12 meters. Now we define covalent radius as. We have important question from the covalent radius in bond length. अच्छा, हम covalent radius कैसे define करेंगे? अगर आपके 2 एटम में एक covalent bond बन रहा है, we have the chlorine atom that is joined with the second chlorine atom. So that is called bond length, the internuclear distance between 2 atoms when they are at the closest approach. अगर इसको हम हाफ कर दें, then it is called covalent radius, mean 1/2 of the distance between bond length of 2 similar atoms. That is, it is 1/2 of the bond length between the nuclei of 2 similar atoms joined by single covalent bond is called covalent radius. In case of C, single bond C, the bond length is 1.54 angstrom between 2 carbon atom, that is single bond between 2 same atoms. अच्छा, अगर हम इसका कोवलेंट रेडियस फाइंड करें तो दैट इज, अगर इसको मैं हाफ कर दूं 1.54 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 0.77 एंगस्ट्रॉम. अगर आपके दोनों एटम एक जैसे होंगे तो आपके बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस, अगर इसको आप हाफ करते हो, दैट कम्स आउट टू बी कोवलेंट रेडियस. बट अगर आपके एटम डिफरेंट होंगे, एक साइड पे कार्बन एक साइड पे कुछ और एटम आ जाए, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज some attraction occurs. That's why the bond length and covalent radius are not at half distance. For example, in C2H5OH ethyl alcohol, the CO bond length, the observed value of CO bond length, that is 1.42 angstrom, but the calculated values of CO bond in ethanol, that is 1.51 angstrom. It is because the electronegativity difference की वजह से this bond is polar and this polarity decrease the bond length. तो अच्छा, आपकी जो calculated values हैं bond length की, that should comes out to be 1.51 angstrom, but due to attraction and polarity between carbon and oxygen, this bond becomes shorter, that is 1.42, and stronger than the observed bond length.